तो नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के इस हरे भरे बागानों के बीच हम और हमारी टीम आ पहुँचे हैं एक ऐसे नायाब आदमी से मिलने, जिनके बारे में जब हम गांव में थे तो केवल यही सुनने मिला, अरे वो ड्रैगन फ्रूट वाले भैया के पास जाइए, अरे वो एप्पल बेर बहुत बढ़िया बनाइल है, उनके लगे जाइल, और पता नहीं क्या क्या। अब हम भी सोच में पड़ गए कि देखें किस प्रकार के ये सोशल एंटरप्रेन्योर है, किस प्रकार का इन्होंने काम कर रखा है यहाँ पर कि गाँव वालों के लबों पर सवार हैं। तो उसको देखने के लिए आज हम देवी दयाल जी के फॉर्म में आए हैं, जो हॉर्टिकल्चर को इस तरह एक्सपेंड किए हैं कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आजू बाजू के गांव में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी अपने खेतों में, अपने बागानों में इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। काफ़ी सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। ऐसे ही देवी दयाल जी से हम मिलेंगे, जानेंगे और समझेंगे उनके अनुभवों को। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, करोड़ीमल कॉलेज से CISE और 180 DC के कुछ छात्र हैं यहाँ पर। हम इस गांव में मॉडल गांव को स्टडी करने के लिए आए हैं और अब हम इंटरव्यू करेंगे इनके साथ। सो आप स्टार्ट करिए। नमस्कार, हमारे साथ आज देवी दयाल और उनकी धर्मपत्नी निर्मला राजपूत जी हैं। इन्होंने बागवानी के जो फील्ड है, बागवानी के फील्ड में इन्होंने एक बहुत ही प्रचुर नाम बनाया है अपना, और काफ़ी इनोवेटिव तरीके से काम यहाँ पर कर रखा है। तो सर, मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले आपका और आपका सामंजस्य रूप से जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसा आपने हमें मालूम हुआ कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो MCA ग्रेजुएट हैं, आप खुद कॉरपोरेट में काम कर चुके हैं। तो एक जीवन को विस्तार रूप से अगर आप बताना चाहें कि शुरुआत आपने इस पूरे जो जर्नी है उसकी किस प्रकार से की, क्या क्या अड़चने आई, और फिर आज के स्तर पर आप किस प्रकार काम कर रहे हैं, तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम देवी दयाल है और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। दूसरा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी नई शुरुआत करोगे तो उसमें आपको शुरू में कुछ ना कुछ तो अड़चने आने हैं। आप यदि आप अभी एजुकेशन फील्ड में हो, यदि आप अपने गार्जियंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो ठीक है, यदि उससे थोड़ा हट के भी आप करोगे तो आपको उस टाइम भी आपको थोड़ी आएंगी परेशानियाँ। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं जॉब छोड़ के आया तो गांव में कुछ बुजुर्ग लोग थे, मैं अपनी फैमिली का इकलौता बेटा था, तो सबकी मेरे से एक उम्मीद थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके कहीं अच्छी से सर्विस या जॉब करूं। तो पिताजी ने मेरे को कोऑपरेट किया, लेकिन गांव वालों ने कोऑपरेट नहीं किया। पिताजी मेरे थे, वो मेरे को कोऑपरेट करते थे शुरू से ही। मैं जो करता था वो कहते थे तू अपनी मर्ज़ी से कर, जो करना है वो। तो पिताजी मेरे परंपरागत खेतियां करते थे यहाँ पर, जैसे आलू, गेहूँ, लहसुन। लेकिन मैंने उनको थोड़ा समझाया और कुछ विजिट भी कराए 1-2 फील्डों के बाहर ले जाके, तो उनको कुछ समझ आया तो उन्होंने कहा ठीक है तू कर जो करना चाहता है। तो मैंने शुरुआत में 1 एकड़, यानी 1 एकड़ का मतलब 5 बीघा खेत से बागवानी की शुरुआत की। शुरुआती तौर में मुझे खूब अच्छे से याद है, मैंने 24 फरवरी को अपने यहाँ पर प्लांटेशन की थी। तो 24 फरवरी से लेके जून जुलाई तक मैं अपने घर से नहीं निकला था, क्योंकि गांव के लोग मुझ में ताना मारते थे। वो ये एप्पल बेर की एक भ्रांतियाँ थी कि बेर में कांटे होते हैं, तो वो लोग ये कहते थे गाँव वाले के अपने खेतों में कांटे लगा रहा है, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के अपने खेतों में कांटे लगा रहा है। धीरे धीरे वो भ्रांतियाँ लोगों की दूर हुई। जब अक्टूबर में उस पर फ्रूटिंग आया तो एक पौधे पे करीब 40-40, 50-50 kg फ्रूट आया, तो लोगों के मुंह थोड़ा बंद हुए बोलना। पहली साल फिर मैंने मार्केट किया, तो मार्केट में भी मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई। लोग कहते थे कि ये हाइब्रिड बेर है, एप्पल बेर नहीं है। वो बेर कैसा है, इतना मोटा बेर है, क्योंकि 80 ग्राम से लेकर 140 ग्राम तक बेर आया। तो लोगों को प्रति यही भावनाएं थी कि इंजेक्शन वाला बेर है, केमिकल वाला बेर है। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे लोगों को कुछ फ्री में बांटना शुरू किया और उसका टेस्ट दिखाया, तो उसका टेस्ट बहुत बेस्ट था। इस वजह से वो उसके दूसरी साल मेरे को उसका मार्केट बहुत अच्छे से मिलने लगा। 1 बीघा खेत में मेरा दूसरी साल मुझे खूब याद है, करीब मेरा 1 एकड़ खेत 5 बीघा खेत में करीब 5 से 6 लाख रुपए का एप्पल बेर हुआ। लोगों को प्रति धीरे धीरे लोग आना मेरे खेतों पे शुरू हुए। KVK से, उद्यान विभाग से अधिकारी आना शुरू हुए। यहाँ पर करीब 4-5 बार DM और CDO हमारे खेतों पर, जिस खेत में आप विजिट कर रहे हो उस खेत में विजिट कर चुके हैं। तो लोगों को थोड़ा समझ आई। उसके बाद आज की डेट में मेरे गाँव में मेरे को लगता है 300 बीघा से एबव एप्पल बेर की बागवानी होगी, जो सारी की सारी मेरी देन है। अच्छा, तो सर, जैसा कि हमें मालूम पड़ा कि ये आप पूरा बायो फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से प्रयोग में लाते हैं, है ना? तो ये बायो फर्टिलाइज़र आपने खुद डेवलप किया, आपने इसके बारे में रिसर्च की, क्या कैसा किया, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं पहले एजुकेशन भी मैंने इसी फील्ड से किया हुआ है,
तो मेरे को थोड़ा एक कॉन्सेप्ट भी चाहिए था कि मैं पहले जॉब भी मैं बायो फर्टिलाइज़र कंपनी में ही कर चुका हूँ, और ज़मीनी सुधार के लिए हमें केमिकल नहीं बायो फर्टिलाइज़र यूज करने के लिए हमें कॉलेज में भी प्रेरित किया गया। उसके बाद हम जिस कंपनी में थे वहाँ पे भी हमको किसानों को ट्रेनिंग दी कि आप बायो फर्टिलाइज़र यूज करो। और बायो फर्टिलाइज़र में क्या होता है, एक तो बायो फर्टिलाइज़र लगाने से हमारे खेतों की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ती है, और उसके बाद जो हमारा रोग होता है वो भी कम आता है। और सबसे मेन चीज़ ये होता है कि बायो फर्टिलाइज़र खाने से, यानी जो बायो फर्टिलाइज़र से उत्पन्न जो फसल होती है उसे खाने से हमें कोई भी बीमारी भी नहीं होती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर अपने खेतों में बायो फर्टिलाइज़र। जब कभी कभार यानी 99% केसेस में क्या होता है कि कोई डिजीज़ ऐसी होती है जो हम बायो फर्टिलाइज़र से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम 1% केस में हम केमिकल यूज करते हैं, वरना 99 केसेस में हम बायो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ देवी दयाल जी की पत्नी श्रीमती निर्मला राजपूत जी भी है। देवी दयाल जी के द्वारा ये बताया गया कि जब देवी दयाल जी बाहर मार्केट में जाते हैं और जब वो बेचने के लिए जाते हैं तो ये पूरे जो खेत है, इस बागवानी की जो देखभाल है वह इनकी पत्नी धर्मपत्नी करती है, और इनका एक हाथ से हाथ बटा करके कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके लोग साथ में काम करते हैं। तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनकी इसमें क्या योगदान रहा, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी और आज वो क्या क्या यहाँ पर देखभाल करती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम्स। मेरा नाम निर्मला। मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरा देखभाल करती हूँ। मतलब जब यहाँ पे रहते हैं तो भी साथ में करती हूँ, उसके बाद बाहर जाते हैं तो मुझे अकेला ही करना पड़ता है। अगर लेबर नहीं मिलते तो खुद भी करना पड़ता है। इसके बाद जो भी इनकम होती है, जो भी होता है, हमारे यहाँ 2 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें हमें कम से कम 15 से 16 लाख रुपए पर ईयर इनकम हो जाती है। तो ये हम लोगों ने इसलिए किया, जब हम लोग जॉब करते थे दूसरी जगह रहना पड़ता, तो फिर हमारे पास खेत भी था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हम लोगों का नाम हो जाए। तो हम लोग जॉब छोड़ के यहाँ आए। फिर उसके बाद इन्होंने बायोटेक किया है और हमने MCA किया है। दोनों लोगों ने अपना मतलब सोच के ये जो बायो फर्टिलाइज़र का काम किया, उसमें न्यू प्लांट्स जैसे ये मौसमी जो बाहर होती थी, इजराइल की ट्रेनिंग करके फिर ये ड्रैगन फ्रूट और ये एप्पल वेर, ये वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जो इनकम देखा, जो गांव वाले लोग हंसी करते थे, मतलब ताली पीटते थे, हंसते थे, उसका उन सबका मुंह बंद करवाया। उसके बाद जब ये बाहर चले जाते तो लेबर का पूरा देखना या मेंटेनेंस करना, जो भी करना, कटिंग करना, सब कुछ हमें ही हैंडल करना पड़ता है। मैम, और आपसे एक क्वेश्चन हम भी पूछना चाहेंगे कि आपका क्या माइंडसेट रहा कि आपने पहले जॉब की, फिर उसके बाद आप शादी करके यहाँ आई, तो आपका क्या माइंडसेट था? आफ्टर मैरिज बोला कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है, मतलब मेरे साथ ही रहना, माँ बाप की देखभाल करनी है। तो फिर इन्हें बाहर रहना पड़ता, मतलब फरीदाबाद में थी आपकी कंपनी? लुधियाना में थी, वहाँ जॉब करते थे। तो आफ्टर मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैं सिंगल ही पर्सन था यहाँ पे। तो मम्मी पापा ने बोला कि अब तुम अकेले वहाँ रहते तो इसे भी ले जाओ। उसके बाद इन्होंने, जब मैं उससे नहीं ले जाऊँगा, मैं यहाँ पे आके कुछ नया करूँगा जिससे मेरा नाम हो। तो मैम हम लोगों को नॉमिनेट भी किया जाता है कहीं, मतलब राष्ट्रपति द्वारा, कहीं ऐसे सब कुछ मिलता है वो। नहीं, ये बताइए आप कि आपको अड़चने क्या क्या आई? यानी मैंने आपसे शादी की, उसके बाद आप जॉब करती थी, तो जॉब से तो मुझे यहाँ पे काम करने में अड़चन आई, क्योंकि पहले मैंने कभी काम ही नहीं किया था खेतों में। तो मैं पढ़ती रही, उसके बाद जॉब करती रही, फिर यहाँ पे धीरे धीरे ढल गई, तो सारा काम करने लगी। आप जैसे अड़चने, कहीं लेबर नहीं मिलता था तो मैं कहीं ढूंढने तो जाती नहीं थी, तो फिर धीरे धीरे परेशानियों में, जैसे आपने बताया कि आपके पास एक 5-6 साल की एक बेटी भी है, तो उसमें आपको घर का अभी भी उसका ख्याल रखना पड़ता है। रखना तो फिर उसमें आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के उसका सारा काम करती हूँ, उसके बाद वो स्कूल चली जाती है, उसके बाद ये सारा करती हूँ, फिर शाम को फिर भैंस भी है, उसका भी दूध निकालती हूँ, सारा काम करती हूँ। अड़चने तो आती हैं स्टार्टिंग में हर चीज़। तो पहले तो मैंने दूध भी नहीं निकाला था, फिर उसे भी निकालने में अड़चन आई। तो मतलब कह सकते हैं कि आपके पति के जो प्रेम है अपनी जन्मभूमि के लिए, वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है। मदद की है। जी। कंसिडरिंग ये आपका फील्ड नहीं था, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की फील्ड से आते हो, तो आपका क्या इस प्रोसेस में इतना बिलीफ था कि इतना बड़ा ये एक्चुअली बन सकता है? मैम मेरा बिलीव था, क्योंकि हस्बैंड पे बिलीव था ना। मेरी मैम लव मैरिज हुई थी, तो पहले से ही बिलीव था।
भारतीय सभ्यता का ये बहुत ही उच्च कोटि का उदाहरण था कि किस प्रकार से अपने पति का साथ देने के लिए पत्नी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया एक तरीके से। सर, इस से हट करके मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आपका अगर टर्नओवर और उसका ब्यौरा जो आप अगर मुझे बता सकें। हमें ज्ञात हुआ है कि ये उच्च कोटि की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं विभिन्न प्रकार की, हम वो भी जानेंगे देवी दयाल जी से ही कि वो क्या प्रयोग में लाते हैं। सर आप। सर एक्चुअली क्या है कि मेरे पास जो मैन पावर की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आजकल लेबर का तो आपने देखा ही है कि लेबर का क्या इशू रहता है, और मेरे फैमिली में भी मेंबर हैं वो कोई ज़्यादा नहीं है, चुनिंदा ही लोग हैं। तो फिर मेरे को कुछ आगे विदेशी टेक्नोलॉजी पे सारा लेना पड़ रहा है। जैसे कि अब मैं अपने जो पानी वाली मोटर है उसको मैं बायो टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल से ही ऑपरेट करता हूँ। अब मैंने अपने खेत में पानी देना है, मुझे पता है कि मेरा 4 घंटे में खेत भरेगा। अब मैं कहीं बाहर हूँ, मैडम है मेरी, तो रात में नहीं आ सकती वो, तो मैंने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, तो अपने मोबाइल से अपना समर 4 घंटे मेरा खेत भर रहा है तो मैं 4 घंटे बाद अपने ऑटो अपने आप ही बंद करता हूँ, और जब मेरे को चलाना होता है तो मैं चला देता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी आगे मैं लेके आने वाला हूँ ड्रोन। उसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा है तो भी थोड़ा मेरे को करना पड़ रहा है, लेकिन नेक्स्ट 1-2 साल में मैं उसको ड्रोन को ले आऊँगा, जो स्प्रे ड्रोन होता है, जैसे खाद और स्प्रे, दवाइयाँ स्प्रे हम दोनों कर सकते हैं। तीसरी एक टेक्नोलॉजी और लेके आऊँगा। उस टेक्नोलॉजी के लिए मेरे को थोड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारे यहाँ पर जो खेती है ना वो टुकड़ों में है। यदि वो टुकड़ों में खेती ना हो गई, इकट्ठी खेती होती, तो मैं आज से 2 साल पहले ही वो टेक्नोलॉजी ले आया था। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमारे खेत पे एक टैंक बनेगा, और टैंक में ऑटो फिल, यानी जिस पौधे को जितना पानी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं जिसको, जिस पौधे को जितना पानी चाहिए उसी पौधे के पास उतना ही पानी जाएगा। पानी भी वेस्ट नहीं होगा इससे, और इससे टाइम की भी बचत होगी। ऐसे पर्टिकुलर मेरे पास 100 प्लांट हैं। अब 100 में से 50 प्लांट को पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं है अभी, उसे 8 दिन बाद है, और 20 प्लांट को पानी की आवश्यकता अभी है, और 20 प्लांट को पानी की आवश्यकता कल है। तो वो 20 को ही आज देगा, ना कि पूरा 100 को देगा। तो ये टेक्नोलॉजी लेके आने वाला हूँ मैं, लेकिन उसके लिए दिक्कत मेरे को यही आ रही थी कि टुकड़ों में ज़मीन है। उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाला हुआ है कि मैं प्लास्टिक के कुछ पॉट्स लेके आऊँगा और उसमें वो टेक्नोलॉजी तैयार करूँगा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मदद मिली, और उसके बाद अपने टर्नओवर के बारे में? गवर्नमेंट की तरफ से जो जैसे कृषि यंत्र हैं हमारे पास, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक मेरे पास पावर टिलर है जो ऐसे मानो एक दिन में चाहे तो वो 100 लेबर का काम कर सकता है। तो वो मेरे को करीब 75% सब्सिडी पर दिया है गवर्नमेंट ने। और जो छोटी मोटी योजनाएं आती हैं, जैसे जैविक खाद बनाने के जो पॉट वॉट बनाए मिलते हैं, उन पर भी योजनाएं मिलती रहती हैं मेरे को। उसके बाद कुछ शुरुआत मैंने की थी यहाँ बागवानी पर, तो मेरे को बागवानी लगाने पर सब्सिडी नहीं मिली थी, क्योंकि शुरुआत मैं ही करने वाला था, उस टाइम यहाँ सब्सिडी थी नहीं। और आगे कृषि मंत्री और आपके उद्यान मंत्रियों से मैंने मिल के वो सब्सिडी चालू कराई। तो वो अदर जो उसके बाद मेरे बाद जिन किसानों ने ये बागवानी शुरू की है, उनको मैंने सबको सब्सिडी दिलवाई हुई है। टर्नओवर ऐसे मानो हमारा ईयरली करीब 15 से 20 एबव, या अच्छी फसल हो जाए तो 20, 22, 25 तक हो जाता है जी। सर, आप हमें बता रहे थे कि आप कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, आप बच्चों को ट्रेन करते भी हैं, करवाते भी हैं, थोड़ा उनके बारे में विस्तार रूप से बताइए। सर एक्चुअली मेरा एक ध्येय था पहले शुरू से ही कि मैं किसानों के को कुछ ऐसा ला के दूँ कि किसान बेचारे, मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के किसानी कि कभी तो आलू बिचता है 1000 रुपये पैकेट, और कभी बिचता है, इस टाइम अभी बिच रहा है हमारा 200 रुपये पैकेट। और आलू का जो लागत मूल्य है, यानी एक पैकेट आलू को खेत से निकालने का 465 रुपये खर्चा है, तो वो उतना नेगेटिव चला जाता है। तो मेरा शुरू से ही रहा है, क्योंकि मैं एक फार्मर फैमिली से भी बिलोंग करता था, मेरे पिताजी भी फार्मर थे। तो मैंने शुरू से ही ये ठाना था कि मैं किसानों को कुछ ऐसा ला के दूँ कि जिससे उनको घाटा ना हो। और मेरे यहाँ पर मेरे को लगता है करीब 10 हज़ार किसान आए और उनको ट्रेनिंग दी, और मैं जिन किसानों को मोटिवेट किया, और मेरे हिसाब से जो किसान चलना शुरू हुए उनको आज तक कभी घाटा नहीं हुआ।
मैं उनके कभी भी घर पहुंच जाऊं तो मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनका फैमिली मेम्बर हूं। दूसरा, मेरे को यहाँ पर उद्यान विभाग, कृषि विभाग और जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उन पर बुलाया जाता है। बच्चों को, जो स्कूली बच्चे स्टूडेंट होते हैं उनको, और फार्मर को, जितनी भी मीटिंग और सेमिनार होते हैं उनमें सबको मेरे को बुलाया जाता है। बाय ट्रेनर मेरे को बाहर भी भेजा जाता है। मेरे को CSA है, अभी बरेली गया था मैं, चेन्नई है, यहाँ पर भी मैं बच्चों को और किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए कई बार जा चुका हूँ। तो आप जैसे कुछ युवाओं को भी ट्रेनिंग देते होंगे, कुछ अपने हम उम्र को भी ट्रेनिंग देते होंगे, उनका रिस्पांस क्या रहता है आपकी ट्रेनिंग से? क्या आपसे किस तरीके से इंस्पायर होते हैं? उनका रिस्पांस क्या रहता है? क्या युवा पीढ़ी बागबानी की फील्ड में उतना इंटरेस्टेड दिखती है आपको जितना शायद आप हैं? सर, मैंने एक चीज़ देखी है, ये नतीजा निकाला है कि जो हम उम्र हैं, यानी मेरी उम्र के जो लोग हैं और जो एजुकेटेड हैं जी, और जो लोग परंपरागत पहले से खेती कर रहे हैं, जो परंपरागत खेती भी कर रहे हैं और परंपरागत पहले से खेती कर रहे हैं, उन लोगों की अपेक्षा आज की जो नई पीढ़ी है और जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है वो बागवानी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रही है। अच्छा, बढ़िया। मैं आपसे एक चीज़ बस जानना चाहूँगा, आपने जिस प्रकार से यहाँ पर एक पूरा एक अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया है, इसमें सबसे पहले आज की डेट में आपके पास यहाँ पे कौन कौन से फल उपलब्ध है, और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगले 5 साल के अंदर आपका रोड मैप या विज़न क्या है, कि आप क्या देखना चाहते हैं कि ये आसपास और अपने खुद के लिए भी, कि आप क्या देखना चाहते हैं? मेरे पास आज की डेट में जो आप बैठे हुए हो, मौसमी के बाग में बैठे हुए हो, तो एक्चुअली क्या है कि मैं एक जगह से अपने सारे बाग नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं अभी बीच में भी आपको इंटरव्यू में बोल चुका था कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो टुकड़ों में है। हाँ। मेरे पास ड्रैगन फ्रूट है, मौसमी है, नींबू है और अमरूद है, और एप्पल बेर की जितनी भी इंडिया में वैरायटियाँ हैं जी, वो सारी एप्पल बेर की वैरायटी हैं। आगे नेक्स्ट जो मेरा है, अभी मेरा आलू पर रिसर्च चल रहा है, आलू बुखारा पर रिसर्च चल रहा है, और सेब पर रिसर्च था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट ईयर एक प्लांट से करीब 50 kg फ्रूट भी ले चुका हूँ, और नेक्स्ट ऑरेंज पर रिसर्च है, और नेक्स्ट जो नारियल सिर्फ आपका वाटर वाला नारियल, यानी जो पानी वाला नारियल है, इन चीज़ों पर मेरा रिसर्च चल रहा है। और मैंने आज तक जिन चीज़ों का रिसर्च किया है वो मेरे रिसर्च सक्सेस हुए हैं, फेल नहीं हुए हैं। आने वाले समय में मैं आपको ये जो इलाका देख रहे हो आप, वो मैदानी क्षेत्र का ऐसे मानो कि डार्क जोन है, यानी जो बॉर्डर लेवल है वो 180 फीट नीचे ज़मीन के नीचे जा चुकी है। इस एरिया में मैं आपको नारियल खिला के दिखाऊंगा 2 साल के अंदर। तो जैसा कि आदरणीय हीरा लाल जी मॉडल गांव में अपने स्ट्रेस देते हैं कि चेंज मेकर इंट्रोड्यूस करें, कोई ऐसा व्यक्ति लेकर के आएँ जो गांव को पूर्णतः प्रभावित कर दे, कायाकल्प कर दे गांव का। देवी दयाल जी उसका एक जीता जागते उदाहरण है, किस प्रकार से उन्होंने अपने गांव के प्रति, गांव से जुड़े होने के कारण, लगाव होने के कारण किसानों से न केवल खुद के स्तर पे बल्कि अपने पूरे समुदाय के स्तर पे जिस प्रकार से उद्भव किया है वह सराहनीय है। सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। नित नवीन आप इसी तरह कार्य करते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू।